नमस्कार। आज हम बात करेंगे थाट और राग की तुलना के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाट महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं 10 थाटों में जो भी राग है उनका वर्गीकरण किया गया है। तो थाट के क्या सिद्धांत होते हैं वो बात करते हैं इस बारे में। थाट सदैव संपूर्ण जाति का होता है, मतलब कि कोई भी थाट अगर है तो उसमें 7 स्वर होने ही चाहिए कम से कम, चाहे वो शुद्ध हो चाहे विकृत, लेकिन संख्या जो है वो 7 होनी चाहिए। थाट के 7 स्वर क्रम से होने चाहिए। सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म, इसी तरह से क्रमानुसार स्वरों का लगाव या कहिए कि एक बर्ताव होना चाहिए। थाट से रागों का जन्म होता है। थाट गाए नहीं जाते, इसलिए थाट में रंजकता, वादी संवादी, पकड़ गायन आदि आवश्यक नहीं है। थाट से उत्पन्न राग गाए जाते हैं, लेकिन थाट को कभी गाया नहीं जाता। उत्तरी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या 10 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उनके नाम हैं बिलावल, खमाज, कल्याण, काफ़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। ये जनक थाट कहलाते हैं। मतलब कि ये मुख्य 10 थाट हैं, इन्हें जनक कहा जाता है। और इन थाटों के नाम से जो राग बने हैं या जो राग इन थाटों से उत्पन्न हुए हैं और उनका नाम और उस थाट का नाम सिमिलर है, वो उसके जन्य राग कहलाते हैं, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड वाला सिस्टम है। प्रत्येक थाट के आरोह अवरोह स्वर और जाति आदि सभी समान होते हैं। हर एक थाट के केवल आरोह और अथवा अवरोह को देखने से थाट का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी थाट देखिए, जैसे कोमल रेधा है अगर किसी थाट में, तो अवरोह में भी कोमल रेधा ही आएगा। तो सिर्फ आरोह लिखकर भी हम थाट की पहचान कर सकते हैं, अवरोह लिखना या जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसा आरोह है उसी का ठीक उल्टा अवरोह होगा। अब बात करते हैं राग के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, राग की उत्पत्ति जो है वो किसी न किसी थाट से मानी गई है। बिना थाट के राग उत्पन्न नहीं हो सकता है। थाट में जैसा कि 7 स्वर मिनिमम न्यूनतम संख्या है 7 स्वरों की, और अधिकतम भी 7 स्वर है, लेकिन राग में न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 स्वर हो सकते हैं। कम से कम 5 स्वर लेकर आप किसी राग का निर्माण कर सकते हैं, और अधिक से अधिक 7 स्वर से। जिन रागों में 5 स्वर होते हैं वो औडव जाति के राग कहलाते हैं। 6 स्वर जिन रागों में प्रयुक्त होते हैं वो षाडव जाति के, और जिनमें 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं वो संपूर्ण जाति के कहलाते हैं। और इसमें भी वही एक नियम लागू होता है कि स्वर कोमल या तीव्र कोई भी हो सकते हैं, लेकिन संख्या जो है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो 3 जातियाँ बनी, 5 स्वरों वाली, 6 स्वर वाली और 7 स्वर वाली, इन 3 जातियों के आधार पर 9 जातियाँ और बनती हैं, इनकी उपजातियाँ। राग की सबसे प्रमुख जो स्वर है उसको वादी स्वर कहते हैं। उससे जो कम प्रमुख है उसे संवादी, उसके बाद अनुवादी और अंततः विवादी। राजा की संज्ञा दी गई है वादी स्वर को, जो कि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है राग में। संवादी को उसके मंत्री की संज्ञा दी गई है। अनुवादी जो है प्रजा के समान है, और विवादी जो है वो शत्रु के समान है। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, विवादी स्वर चूँकि शत्रु के समान है तो उसको लगाने से राग में हानि होती है, लेकिन कुछ रागें ऐसी हैं जिसमें विवादी स्वर का प्रयोग करने से उसकी रंजकता और बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस नियम की शिथिलता थोड़ी की जाती है कि विवादी स्वर को किंचित मात्र आप राग में दिखा सकते हैं अगर उससे राग की रंजकता बढ़ रही है। जैसे केदार और हमीर में कोमल, निषाद, बिहाग में तीव्र, मध्यम आदि जो विवादी स्वर हैं वो प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल क्षणिक लगाव के साथ। प्रत्येक राग का थाट, वादी, संवादी, जाति, आरोह अवरोह, गायन समय, चलन और प्रयोग किए जाने वाले स्वर निश्चित होते हैं, जिनका पालन आवश्यक होता है। आप किसी राग में जो स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं उसके अलावा किसी अन्य राग के स्वर आप उसमें प्रयुक्त नहीं कर सकते, उन्हें फॉलो करना होता है एज इट इज़, जैसा कि उसका आउटलुक है, उस राग का जो ढांचा है उसके आधार पर। यद्यपि सभी रागों का समय निश्चित है, फिर भी कुछ रागे किसी विशिष्ट ऋतु में हर समय गाए बजाए जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु में बहार हर समय गाया बजाया जा सकता है। बारिश के समय में मल्हार के प्रकार हैं वो गाए बजाए जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है सप्तक के 2 भाग की। देखिए, पूर्वांग और उत्तरांग जो मैंने बताया है पहले भी आपको, पहले क्लासेस में आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर सप्तक के 2 भाग किए जाए तो सारे ग म प और म प ध नि सा, इस तरह से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो हिस्सा कहलाता है वही सारे सा से प तक का पूर्वांग हो गया, और म से तार सा तक का उत्तरांग हो गया। इनके विभाजन जो है वो
इसलिए एक साथ किए गए हैं। देखिए वैसे 4-4 का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कुछ रागों में मध्यम होता है और कभी पंचम होता है। किसी भी राग में एक साथ मध्यम या पंचम वर्जित नहीं हो सकते हैं, या तो मध्यम वर्जित होगा या फिर पंचम वर्जित होगा। तो इसलिए ये सा से और प तक का और म से और सा तक का 2 पार्ट करके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बनाया गया है। पूरे दिन के भी 2 बराबर भाग किए जाते हैं, दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक और रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। तो जो दिन के 12 से रात्रि के 12 बजे का समय वो पूर्वांग कहलाया, और रात्रि 12 से दिन के 12 तक का जो समय है वो उत्तरार्ध कहलाया। अब यदि किसी राग का वादी स्वर उस सप्तक के पूर्वांग हिस्से में है, जैसे कि सारेगम ये जो पूर्वांग हुआ इसमें है, तो उसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में किसी समय होगा। ये राग के जो समय सिद्धांत है उसकी बेसिक नियमावली है। इसके विपरीत यदि वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होता है तो उसका गायन समय दिन के उत्तरार्ध में ही निश्चित किया जाता है या निश्चित किया हुआ है। प्रत्येक राग का वादी संवादी क्रमशः सप्तक के दोनों अंगों से एक एक स्वर होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वादी पूर्वांग से है तो संवादी उत्तरांग से होगा, और अगर वादी उत्तरांग से है तो पूर्वांग से संवादी स्वर का चुना जाएगा। वादी और संवादी स्वरों में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 स्वरों की दूरी होती है। और श्रुतियों की अगर बात की जाए, ये तो स्वरों की बात है, कम से कम 3 और अधिकतम 4 स्वर की दूरी वादी संवादी के बीच हो सकती है। और अगर श्रुतियों की बात की जाए तो 9 अथवा 13 श्रुतियों का अंतर जो है वो वादी और संवादी स्वरों में होना आवश्यक माना गया है। केवल वादी को संवादी और संवादी को वादी मानने से राग का समय, चलन और स्वरूप आदि बिल्कुल बदल जाता है। देखिए ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, आपको अभी सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप राग सीखेंगे और गाएंगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ों की अहमियत, कि मात्र एक चीज़ बदलने से पूरा का पूरा राग बदल जाता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसका पूरा ढांचा बदल जाता है। वादी स्वर बदलने भर से समय बदल जाएगा, उसका चलन बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। जैसा कि अपने भूपाली है, भूपाली और देशकार, तो भूपाली और देशकार में सिर्फ वादी संवादी बदलने से ही राग का स्वरूप और चलन एकदम बदल जाता है। भूपाली में ग और ध यानी कि गंधार और धैवत वादी संवादी है, और देशकार में उल्टा इसका धैवत और गंधार। तो जब भूपाली गाते हैं तो गंधार प्रोमिनेंट होता है, पूर्वांग में इसका चलन ज़्यादा होता है, जबकि देशकार गाया जाता है तो चूँकि इसका वादी स्वर उत्तरांग में है तो उसका चलन उत्तरांग में अधिक होता है, और उत्तरांग में इसका ज़्यादा विस्तार और स्पष्ट रूप जो है परिलक्षित होता है। किसी भी राग में शुद्ध नी को वादी और तीव्र म को वादी अथवा संवादी नहीं माना गया है। ये भी एक नियम है। राग में किसी भी स्वर के दोनों रूपों का एक साथ प्रयोग वर्ज्य है। एक साथ दोनों स्वरों का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे कोमल और शुद्ध, या विकृत और मतलब शुद्ध स्वर जो है उसका प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ रागें ऐसी हैं जिनमें एक ही स्वर के दोनों प्रयोग एक साथ किए जाते हैं और वो राग की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। क्योंकि राग रंजकता के लिए किया गया है, तो रंजकता अगर बढ़ती है तो इन नियमों में कहीं कहीं शिथिलता शास्त्रकारों ने और विद्वानों ने बरती है। समस्त रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोमल रेग वाले राग और शुद्ध कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग और कोमल गनी वाले राग। अब कोमल रे के साथ शुद्ध ग होना आवश्यक है, रे के साथ ग जो है उसमें शुद्ध दोनों होने ही चाहिए, और गंधार और निषाद का है कि गंधार तो कोमल होना ही चाहिए। प्रथम वर्ग के सारे राग 4 से 7, द्वितीय वर्ग के 7 से 10 और तृतीय वर्ग के समस्त राग 10 से 4 के बीच गाए बजाए जाते हैं। देखिए इनका समय भी निर्धारित इसी आधार पर होता है। संधि प्रकाश रागों में जो सुबह के राग हैं उनमें मध्यम शुद्ध का प्राबल्य रहेगा, और जो सायंकाल संधि प्रकाश राग हैं उनमें तीव्र मध्यम का प्राधान्य रहेगा। संधि प्रकाश रागों का गायन समय कौन सा है? 4 से 7 का जो समय है वो संधि प्रकाश रागों के गायन का समय है। देखिए 4 से 7, 7 से 10 और 10 से 4, ये 3 भाग हो जाते हैं। जिन रागों में किसी स्वर के दोनों स्वरूप प्रयोग किए जाते हैं
तो शुद्ध रूप आरोह में और विकृत स्वरूप अवरोह में प्रयोग किया जाता है। जैसे खमाज हुआ, वृंदावनी सारंग हुआ, देश हुआ, इसमें निषाद के दोनों रूप प्रयोग होते हैं। तो आरोह में शुद्ध निषाद लगता है और अवरोह में कोमल निषाद। ऐसा नहीं कि आरोह में कोमल लग रहा है तो अवरोह में शुद्ध लग जाएगा, नहीं, शुद्ध आरोह में लगेगा और कोमल अवरोह में लगेगा। जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं उन्हें परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। जैसे जयजयंती हुआ, मुल्तानी हुआ, ये राग एक थाट से दूसरे राग में प्रवेश कराने का इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि इन रागों में इनके पहले के जो पूर्व वाले रागों के समय है अंग हैं और अगले जो अंग है उसका दोनों का सम्मिश्रण कुछ कुछ पाया जाता है, एक कड़ी की तरह। जिन रागों के आधार पर थाटों का नाम रखा गया है वे आश्रय राग कहलाते हैं। जैसे कल्याण है, काफ़ी है, भैरव, भैरवी। तो 10 जो थाट हैं उन 10 थाटों के नाम पर जिन रागों के जन्म हुआ है या जिनका गाया बजाया जाता है जिनको, वो आश्रय राग कहलाते हैं उस थाट के, क्योंकि उनका नाम भी उसी थाट के नाम से है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्यम और पंचम जो है वो एक साथ वर्ज्य नहीं होते हैं। इसके अलावा मध्यम अगर है तो पंचम नहीं है और पंचम है तो मध्यम नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ एक ही समय में एक राग से वर्ज्य नहीं किए जा सकते। मध्यम तीव्र या शुद्ध हो सकता है लेकिन वर्ज्य नहीं होगा दोनों में से कोई एक स्वर। गंभीर रागों का जो चलन है वो मंद्र और मध्य सप्तक में के पूर्वांग में होता है, और चंचल रागों का जो चलन है वो मध्य सप्तक के उत्तरांग या तार सप्तक में अधिक होता है। अब इसके बाद बारी आती है, कुल जो 12 स्वर माने गए हैं सप्तक में, 7 शुद्ध और 5 विकृत मिला के, तो ऐसे कुछ राग भी हैं जिनके कुछ स्वर इनमें नहीं आते, जैसे तोड़ी है, दरबारी कानड़ा है, का गंधार है। तो ये जो अभी देखिए ये थोड़ा सा डीप नॉलेज वाली बात हुई कि कहने को तो कोमल गंधार ही है, लेकिन वो कोमल गंधार कितना कोमल है इस बात का अंदाज़ा आप सुनकर ही सीख सकते हैं, क्योंकि ये श्रुतियों के प्रयोग के आधार पर इसका कम और ज़्यादा जो है लगाव वो होता है। तो ये आप जब राग सीखते हैं उसी वक्त आप इस बात के अर्थ को समझ पाते हैं और उस अंतर को आप भली भांति अपने कानों द्वारा पहचान पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। ये सुनकर अपने कानों से और उस चीज़ को समझने की बात है। आपको वो अंतर स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट समझ में आएगा, लेकिन उसको इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता लिखावट में। प्रैक्टिकली आप उसको समझ सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली ही डिस्क्राइब किया जा सकता है, चाहे वो तोड़ी का गंधार हो चाहे दरबारी कानड़ा का। राग की जो रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अन्य रागों की छाया दिखाई जाती है, जिसे आविर्भाव और तिरोभाव की संज्ञा दी गई है। ये जो क्रिया है वो हर राग के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ एक रागों में ऐसा होता है कि जब स्वर समान होते हैं तो कहीं ना कहीं उस राग की छाया उसमें परिलक्षित होने लगती है, लेकिन उस राग की छाया को पुनः छुपाकर जो मेन राग है उसको जब वापस से दिखाया जाता है तो ये आविर्भाव और तिरोभाव की प्रक्रिया कहलाती है। जैसा कि मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ आविर्भाव और तिरोभाव क्या है, पर फिर भी बता देती हूँ कि जब मूल राग है उसको जब आप गा रहे हैं और उसी स्वरों वाला कोई अन्य राग है, कहीं उसकी छवि आप जब दिखाते हैं तो ये तो हुआ तिरोभाव कि मतलब आपने मूल राग को छुपा दिया और अन्य राग की छवि जो है वो आप दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों में आप पुनः मूल राग की जो स्वर विस्तार है या स्वर लगाव है, सब स्वर समूह जो जिस तरह के इस राग के लिए किए गए हैं उसका प्रयोग करते हैं, तो जो वो दूसरा राग आपने दिखाया था वो छुप जाता है और मूल राग की पुनः स्थापना हो जाती है। इसे आविर्भाव कहते हैं। तो ये हुआ आविर्भाव और तिरोभाव। तिरोभाव यानी छुपाना और आविर्भाव यानी पुनः स्थापित करना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।